और आपका आज वीडियो में। स्वागत आज है। वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है ऑपरेशन कैक्टस, हाउ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हेल्प द मालदीव्स बैटल ओपीएस वीर बाय डिस्कवरी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का चैनल का आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग शेयर कर लेंगे, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Mahindra KUV 100 Next and Thumbs Up Charged co-presents Battle Ops, co-powered by Swiggy, Suzuki Intruder, Gillette Mark 3, Parle-G and Crabtree. मालदीव एक छोटा सा देश है जिसमें 200 के लगभग द्वीप हैं। ये श्रीलंका के दक्षिण में स्थित है और इसकी राजधानी माले केवल 2 वर्ग मील में फैली हुई है। प्यारा लगता है ना। मालदीव अपने व्हाइट सैंड बीचेस और साफ सुथरे समंदर की वजह से बहुत से टूरिस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन भारत के लिए इस देश का अलग ही महत्व है। मेरे हिसाब से मालदीव्स हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी है और हमें किसी भी हालत में मालदीव को अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे थे कि उन दिनों हम पाकिस्तानी F4 पैंथम फाइटर्स के प्रशंसक थे। मैं अपने सहयोगियों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं कि मालदीव भारत से कितना दूर है, क्योंकि एक पैंथम फाइटर वहाँ से आसानी से बेंगलोर पहुँचकर एक बॉम्ब गिरा सकता है। वो बस इतना ही दूर है। भारत के लगभग सभी मालवाहक जहाज मालदीव से होकर गुजरते हैं और भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं ताकि चीन हिंद महासागर पर अपना कब्जा न बना पाए। मालदीव 1965 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था और राष्ट्रपति गयूम इस देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1978 में राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर के बाद यह पद संभाल लिया था, जो कि बाद में देश छोड़कर चले गए थे। 1980 और 1983 में उनका तख्ता पलटने की 2 नाकाम कोशिशें की गई। 3 नवंबर 1988 को की जाने वाली कोशिश उनका तख्ता पलटने की तीसरी कोशिश थी। 3 नवंबर 1988 से 2 दिन पहले सुबह 8:30 बजे अब्दुल्ला लतीफी के नेतृत्व में 80 लोगों के एक समूह ने 2 फिशिंग ट्रॉलर्स का अपहरण कर लिया। जब वो माले पहुंचे, एक ट्रॉलर ने प्रेसिडेंशियल जेटी में लंगर डाला और दूसरे ट्रॉलर ने कमर्शियल हार्बर में। मालदीव के विदेश सचिव इब्राहिम जाकी कई देशों को फोन कॉल्स कर रहे थे, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत शामिल थे। पाकिस्तान और श्रीलंका ने अपनी केपेबल ना होने की बात कहते हुए इनकार कर दिया। सिंगापुर ने भी ऐसा ही किया। ब्रिटेन ने कहा कि भारत से मदद मांगो क्योंकि ये इलाका उसकी हद में है। अमेरिका ने कहा कि अमेरिकन आइलैंड डियागो गार्सिया लगभग 1000 किलोमीटर दूर है और सेना को मालदीव में पहुंचने में 1-2 दिन लग सकते हैं। बचाव दल को माले शहर में पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है। तभी भारत का जवाब आया। वक्त बहुत कीमती था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस दिन कोलकाता से वापस आ रहे थे। उन्होंने साउथ ब्लॉक में तत्काल एक बैठक बुलाई। मालदीव के लोगों ने मुश्किल के समय में भारत को याद किया था और भारत की शानदार सेना मदद के लिए बिना वक्त गवाए अपने काम में पूरी तरह से जुट गई थी। 398 इंसान पहली बार ऐसा काम करने जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। भारतीय पैराट्रूपर्स और वायुसेना मालदीव में थे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर सभी बहुत ज्यादा चिंतित थे, लेकिन वो हैं कहां? क्या कोई और भी होलहुले एयरफील्ड पर लैंड करने वाला है? फेज 1 में 6 पैरास और 3 पैरा के 160 जवानों को होलहुले एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 6 पैरा एक कंपनी माले जाएगी, दूसरी कंपनी रुपिंदर की कंपनी के साथ मिलकर हुलहुले हवाई अड्डे को सुरक्षित करेगी और जब तीसरी कंपनी आएगी तो वो बाकी के सारे काम पूरे करेगी। फैसला किया गया कि एटीसी द्वारा रनवे की लाइट्स को स्विच ऑन और ऑफ करना पहला सिग्नल होगा। दूसरा सिग्नल HUDIA पासवर्ड था। अगर किसी वजह से पासवर्ड ना दिया जा सके और हवाई अड्डे पर विरोधी हो तो हवाई अड्डे पर कब्जा करने के लिए 60 लोगों को नीचे उतारा जाएगा। फेज 2 6 पैरा की एक कंपनी को दक्षिण पश्चिम माले की तरफ जाकर राष्ट्रपति गयूम को बचाना है और बीच हेड को सुरक्षित करना है ताकि वहां पर उतरा जा सके। फेज 3 हुलहुले में सब इकट्ठा होंगे। 3 पैरा 6 पैरा का साथ देकर मजबूती देगा। फेज 4 राष्ट्रपति गयूम को जल्द से जल्द सुरक्षित करना। ब्रिगेडियर बलसारा और कर्नल जोशी की अगुवाई में 398 पैराट्रूपर्स एयरफील्ड पर उतर गए।
ब्रिगेडियर बलसारा ने सैनिकों को जल्दी से माले जाने के लिए विभाजित किया। मेजर ढिल्लो के नेतृत्व में 27 पैराट्रूपर्स की एक टीम को माले बीच हेड के लिए रवाना किया गया ताकि वो राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित यहाँ ला सकें। ब्रिगेडियर जोशी की अगुवाई में आरजेएस किश्तियों और सैनिकों के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े और वहाँ पहुँच गए। पूरा इलाका बुरे हाल में था। कैप्टन आर.डी. पुणेकर के नेतृत्व में 10 सैनिकों की एक अन्य टीम को मरीन ड्राइव जेटी की तरफ भेजा गया। उनका काम उन विद्रोहियों को गुमराह करना था जिन्होंने जेटी पर कब्जा कर रखा था। मैं हलूले पहुंचने वाला पहला शख्स था। हम नौकाओं से बाहर आए, इलाके को सुरक्षित और अपने कब्जे में किया। हमने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली और गाइड्स का इंतजार करने लगे। द्वीप पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। मस्जिद की रोशनी के अलावा कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक मैंने साइकिल पर एक आदमी को देखा। वो कमीज और लुंगी पहने हुए था। हमने ऐसा दिखाया जैसे हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसे साइकिल से उठा लिया। वो बुरी तरह से डर गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमारा गाइड है। उसके बाद में वो हमें उप रक्षा मंत्री के घर ले गया। उप रक्षा मंत्री के घर पहुंचना किसी कामयाबी से कम नहीं था। सुबह हुई लड़ाई में मंत्री जी घायल हो गए थे। ये देखकर मेजर ढिल्लो चिंतित हो गए। आदेश के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति गयूम को आंच नहीं आनी चाहिए। अब भारतीय सैनिकों की मौजूदगी में उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उप रक्षा मंत्री ने एक गाइड को सैनिकों के साथ राष्ट्रपति गयूम के सुरक्षित घर की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि गेट पर खड़े एनएसएस सैनिकों को भरोसा नहीं था कि सामने खड़े सैनिक भारतीय सेना से हैं। ब्रिगेडियर बलसारा अपना सब्र खो रहे थे। ढिल्लो और उनकी टीम गार्ड्स को ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें राष्ट्रपति गयूम से मिलने दिया जाए। ब्रिगेडियर बलसारा ने मेजर ढिल्लो से कहा कि अगर कुछ भी काम नहीं करता तो गोली चलाकर रास्ता बना लो। सौभाग्य से उन्होंने कुछ सिख सैनिकों को देखा। तब उन्हें यकीन हुआ कि ये विद्रोही नहीं हो सकते। मैंने फिर अंदर से गेट खोला और सब ठीक हो गया। और फिर मैंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, भारतीय सेना की तरफ से अभिनंदन स्वीकार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे पास काफ़ी सैनिक हैं, सब कुछ नियंत्रण में। वो ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो एक बड़े ही मुश्किल समय से गुजरे थे। मैंने उनकी पत्नी को सल्यूट किया। वो मेरे कंधों पर सिर रख कर रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि चिंता न करें, सब कुछ नियंत्रण में है, हम सब संभाल लेंगे। राष्ट्रपति सुरक्षित थे, फिर भी भारतीय रक्षा बलों के लिए जीत का क्षण नहीं था। हालांकि खास लक्ष्य 7.5 घंटे में हासिल कर लिया गया था, लेकिन मालदीव की राजधानी माले अभी भी भारतीय सेना के नियंत्रण में नहीं थी। मालदीव के शिक्षा मंत्री और उनकी स्विट्जरलैंड की नागरिक सास को विद्रोहियों ने बंधक बना लिया था। लुतीफी का कोई अता पता नहीं था और विद्रोही पूरे शहर में बेधड़क घूम रहे थे। सबसे पहले राजदूत बनर्जी की नजर समुद्र में जगमगाते हुए एमवी प्रोग्रेस लाइट नाम के जहाज पर पड़ी। हम हवाई अड्डे पर खड़े होकर माले को देख रहे थे और हमने उन सभी जहाज़ों को देखा जिनकी लाइट्स ऑन थी, और वो भी जो वहाँ लंगर डाले हुए थे। हम उस तरफ देख रहे थे, जहाज़ों की तरफ, और तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि इनमें से कुछ जहाज़ उन लोगों के होंगे जो यहाँ तख्ता पलटने आए हैं। तभी मैं चौंका और एक जहाज़ ने चलना शुरू कर दिया था। फारूक मेरे पास ही खड़ा था और मैंने कहा, ब्रिगेडियर बलसारा, मुझे लगता है कि ये वही जहाज है। तभी पता चला कि लुतीफी ने माले बंदरगाह से एक जहाज का अपहरण कर लिया है। एटीसी से एक लेफ्टिनेंट दौड़ के नीचे आया और उसने बताया कि जिस जहाज ने बंधकों को पकड़ रखा है वो भाग रहा है। उसमें 70 विद्रोही और 7 बंधक थे, जिसमें मालदीव के शिक्षा मंत्री अहमद मुस्तफा और उनकी स्विस सास भी शामिल थी। ब्रिगेडियर बलसारा ने हमले का हुक्म दिया और जैसे ही आदेश मिला, सबने जहाज पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। रॉकेट लॉन्चर, एमएमजी, स्मॉल आर्म से फायरिंग शुरू हो गई। हमने पहले से ही कुछ लोगों को द्वीप के अलग हिस्से में भेज रखा था। उन्होंने जहाज पर पूरे 3 वार किए, जिसमें से एक ने जहाज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर से 3 बार विस्फोटकों को दागा गया। एक पानी से उछलकर जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम को लगा। मेरे जवानों ने जहाज पर गोलियां चलाई। उन्होंने जहाज में 2 जगहों पर छेद कर दिए। जहाज को बाईं तरफ काफी नुकसान पहुंचा और वो बाईं तरफ झुकने लगा। जहाज का स्टीयरिंग जैम हो गया था और ये जहाज मलाका की तरफ जा रहे बहुत से जहाजों की भीड़ में खो सकता था। अगर ऐसा हुआ तो लतीफी कभी पकड़ा नहीं जाएगा।
नौसेना को जहाज के बारे में तुरंत सतर्क किया गया। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। लतीफी को पकड़ना इस मिशन का आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण था। हुलहुले से निकल रही 6 पैरा की यूनिट को धानीडू आइलैंड की तरफ से एक विद्रोही नौका आती दिखाई दी। प्रीतम सिंह ने आदत के मुताबिक मुझसे कहा, सर मेरी पगड़ी ढीली हो गई है, विद्रोही भाग रहे हैं, मुझे उन्हें पकड़ना होगा। उसने एक हाथ अपनी पगड़ी पर रखा और भागते हुए नाव पर चढ़ गया और एक विद्रोही को पकड़ लिया। बाद में उसने अपने 4 साथियों के साथ विद्रोहियों की नाव का पीछा किया। प्रीतम ने उन्हें पकड़ा, पर उसने देखा कि द्वीप के उत्तर पश्चिम की तरफ से हिंद महासागर में बहुत सी चीजों को फेंका जा रहा है, जिनमें से कुछ चीजें बहुत कीमती थी। हमने उन्हें इकट्ठा किया और उचित कार्रवाई के साथ उन्हें सौंप दिया मालदीव सरकार को, और हमने इसके लिए वहां पर कुछ कागजी काम भी किया जो करना जरूरी था, और वो लोग बहुत खुश थे। वो लोग समझ गए कि हम इन मामलों में बहुत ईमानदार हैं, और राष्ट्रपति सहित सभी लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। यूएस फ्लोटिला एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें एक दूसरा जहाज भी शामिल था, मालदीव से 3 घंटे की दूरी पर पहुंच गया था। उसके कमांडर ने भारतीय सैनिकों की मदद करने की अनुमति मांगी, मगर भारतीय सेना को किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं थी। हमारे सैनिक वो कर चुके थे जो उन्हें करना था। इसलिए अमेरिकन कमांडर को मालदीव के अधिकारियों ने हुलहुले तक आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति गयूम ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन किया और भारतीय सेनाओं के काम से खुश होकर उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति गयूम ने आदेश दिया कि ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ब्रिगेडियर बलसारा एक सच्चे सिपाही की तरह सावधानी बरतना चाहते थे। उन्होंने देश की नौकाओं के साथ मिलकर एक ऐसा घेरा बनाया ताकि एक भी विद्रोही बच के ना निकल सके। 4 नवंबर की शाम को एक IL-38 एयरक्राफ्ट ने समुद्र में MV प्रोग्रेस लाइट को देखा। INS बेतवा पास में था, INS गोदावरी भी वहीं था, और दोनों जहाज MV प्रोग्रेस लाइट की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी दिशा बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत लतीफी के साथ नहीं थी। INS गोदावरी के कैप्टन SV गोपालाचारी जल्दी ही मौके पर पहुंच गए और मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो गया। पीछे पीछे INS बेतवा भी वहां आ गया। लतीफी को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय सेना ऐसी हरकतों को सहन नहीं करती है। सेना ने 30 mm एंटी एयरक्राफ्ट कैनन से उन पर हमला किया, जिससे जहाज का अगला हिस्सा टूट गया और वहां रखी स्पीड बोट को काफी नुकसान पहुंचा, जो विद्रोहियों के बचने की आखिरी उम्मीद थी। कुछ विद्रोहियों ने नाव से छलांग लगा दी और कुछ मर गए। गेदामारी सी किंग हेलीकॉप्टर ने घायल बंधकों को उठाना शुरू किया। मालदीव के मंत्री और उनकी सास को बचा लिया गया। लतीफी के तख्ता पलट की कोशिश को भारतीय रक्षा बलों ने बुरी तरह से नाकाम कर दिया था। ऑपरेशन कैक्टस आधिकारिक रूप से सफल हो गया। लतीफी का सपना टूट गया। भारतीय सेना ने वो काम किया जो पहले कभी नहीं किया गया था। उन्होंने अनजान इलाके में जाकर शानदार काम किया, जिसे देखकर बाकी दुनिया हैरत में पड़ गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कथित तौर पर टिप्पणी की, भारत के लिए ईश्वर का आभार। राष्ट्रपति गयूम की सरकार बचाई गई। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भारत की कार्रवाई के लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की। इसे क्षेत्रीय स्थिरता में एक महत्वपूर्ण योगदान कहा। लतीफी को तख्ता पलटने की कोशिश के लिए मृत्यु की सजा सुनाई गई। बाद में गयूम ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। सेना, वायुसेना और नौसेना ने आपस में मिलकर काम किया, इसलिए ये तीनों सेनाओं द्वारा एक मिला जुला ऑपरेशन था। हमने हाई स्टैंडर्ड्स सेट किए। तीनों रक्षा बलों ने अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स सेट किए। हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन हमने बेहतरीन काम किया। भाई जिस भी कंट्री पे जब इस तरह के जो है वो अटैक्स होते हैं, जब वहाँ पर जो है खास तौर पर तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है, तो नो डाउट एक बहुत जो है आपको केओस जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें तो तख्ता पलट जो है वो किया जा रहा था, लेकिन एक बिल्कुल ही डिफरेंट आपको किसी दूसरे मुल्क से एक बंदा उठकर ऐसा जो है वो दिखाई दे रहा है, जो आ रहा है और तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में आकर वाकई में किसी दूसरे कंट्री में जाकर बचाना और जो है वहाँ के बारे में आपको नॉलेज ना होना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशानियाँ जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल हीरो वाकई में हम अगर देखें ना तो ये होते हैं, मतलब वह हम लोग मूवीज़ में हीरो देखते हैं,
लेकिन ऑन ग्राउंड आप किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो अपने प्लानिंग को, मुझे लगता है कि वाकई में आप देखो तो जान हथेली पर रखने वाली बात होती है। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह की स्थिति की बात करें तो इसमें जितने भी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं एक तरह से वो भी टेररिस्ट ही होते हैं, मतलब जो तख्ता पलट करने आए होते हैं। तो मैं ये बात बोलूँगी कि उनका भी बस यही हाल है कि या तो वो मार देंगे या वो खुद मर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग रेस्क्यू कर रहे होते हैं वाकई में वो भी अपनी जान जो है वो हथेली पर रखते हैं। अच्छा, मुझे वैसे बड़ा मज़ा आता है कि जब भी हम लोग कोई इस तरह के ऑपरेशन सुनते हैं ना, उसमें मतलब आपको आइडिया होता है कि किस तरीके से जो मतलब एक टीम वर्क की तरह काम किया जाता है, स्ट्रैटेजी क्या क्या होती है। तो मैं सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी चाहे किसी भी कंट्री की हो, आपको मतलब उनकी लाइफ जो है वो इजी नहीं देखने को मिलती, बहुत टफ होती है उनकी लाइफ। मेरा ख्याल है जो सिचुएशंस होती है ना, खासतौर पे जैसे अभी देखें जो अटैक हुआ 90s के एरा में जो मालदीव्स पर, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई आपने जो है ना कंट्रोल, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ से आपका पूरा मुल्क जो है ऑपरेट हो रहा होता है, उसका कंट्रोल लेना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे बीच में सबसे पहले एयरपोर्ट का जो है वो कंट्रोल जो है वो आपको नज़र आया कि उन्होंने एयरपोर्ट का जो है वो कंट्रोल लिया। फिर उसके बाद जो है वो आगे की तरफ जो है जो उन्होंने ऑपरेशन करना था, मिलिट्री ऑपरेशन, वो किया और जो है भागते हुए दहशतगर्दों को जो है जिस तरह उन्होंने पकड़ लिया। तो मेरा ख्याल है कि आपकी स्ट्रेटजी, आपका जो है ना एक्टिव रहना, क्योंकि आज के टाइम पे बात करें तो आज तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस हो गया हुआ है। जिस टाइम ये ऑपरेशन हुआ 1980s के दशक में, तो मेरा ख्याल है कि भाई उस टाइम पे टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी एडवांस जो है वो नहीं थी। तो मेरा तो जो है ना, जिस तरह वो जो है दूर से जाते हुए शिप्स को देख रहे थे उनकी लाइटों की जो है वो हेल्प से, तो आपका जो है ना एक्टिव रहना माइंड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अगर कोई चीज़ इस टाइम जो है मूव कर रही है इस सिचुएशन में, उसमें कौन हो सकता है। बिल्कुल, और मैं कहूँगी कि अभी जैसे हम लोगों ने पूरी एक जो पास्ट में ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में जाना और सुना, तो मतलब वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो आपको अच्छा लगता है हमेशा जब अच्छाई की जीत होती है। और मतलब चाहे हम मूवीज में देखें या हम लोग रियल लाइफ इंसिडेंट देखें, तो जब अच्छाई की जीत होती है तो आपको खुशी होती है। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर अभी हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें तो जियोपॉलिटिक्स इस तरह से चेंज होती है ना कि लाइक आपको नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में आपका मतलब फ्रेंड कौन है, आपका वही फ्रेंड आपका एनिमी बन जाए। लाइक मालदीव्स की अगर हम लोग रिसेंट ईयर्स में बात करें, लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं, तो जिस तरीके से हम लोगों ने एक कैंपेन देखी इंडिया के अगेंस्ट, और फिर अभी जिस तरीके से फिर से हालात जो है वो मालदीव्स के साथ बेहतर होना शुरू हो गए। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो मतलब जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी मैं बात यहाँ पर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है हालात जो है ना वो इस तरह के रहने चाहिए नेबर कंट्री के ना आपके पास कोई दरवाज़ा होना चाहिए कि जो आप अपने लिए ना खोलो, इस तरह का नहीं कि आप बंद कर दो। अभी मुझे ऐसी स्थिति नज़र आती है नेबर्स कंट्रीज़ में कि ना एक तरह से ना कैंपेन्स जो चल रही हैं, जिस तरह का एक हेट्रेड देखने को मिलता है, उसमें आप दरवाजे बंद करें। और हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो मुझे ये चीज़ नज़र आती है, श्रीलंका का भी अगर देखो तो इंडिया ने बहुत साथ दिया, फिर उसके बाद मालदीव्स का इंडिया ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा साथ दिया, भूटान, नेपाल, एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही हूँ। लेकिन अभी मतलब कुछ ही महीनों में मैं ये कह रही हूँ, इसी साल में ये चीज़ें जो देखने को मिली बांग्लादेश की तरफ से भी देखने को रिवर्स होती हुई सारी चीजें, तो मतलब वो अगेंस्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि ना किस तरीके से जो एक पास्ट की एफर्ट्स है ना उनको भुला दिया जाता है। यहाँ पे वाजपेयी जी की वो बात याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि भाई आप जो है ना अपने नेबर्स है वो बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो मेरा ख्याल है कि सारों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, नेबर्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। नेबर्स की बात करें कि सारों को ये चीज़ जो है वो सोचनी चाहिए, और ताल्लुका जो है ना मेरा ख्याल है कि नेबर से आपके ज़्यादा अच्छे जो है वो होने चाहिए, बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए, आपका कल्चर एक्सचेंज होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।